हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 26 भारत की विदेश नीति का छोटा सा सेक्शन रह गया था, शीत युद्ध। तो मेरे को शीत युद्ध के बारे में आपको बताना है आज, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल में आता है, पर आपको उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध क्या होता है। तो सबसे पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद USA यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में एक वॉर की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वॉर हुआ नहीं था, युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो कभी भी लड़ सकते हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। अब इतना तो हमें समझ आ गया प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को देखकर कि अगर एक भी युद्ध, किसी भी दो कंट्री के बीच में युद्ध होता है तो बाकी अन्य देश भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है, विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, और उस टाइम पे जो USA और सोवियत संघ है जो आपस में युद्ध करने की परिस्थिति को पैदा कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है शीत युद्ध काल। उस टाइम पीरियड को कहा जाता है शीत युद्ध काल। और ये कब से लेकर कब हुआ था? 1945 से 1991। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1945 से 1991 तक जो टाइम पीरियड था उसे कहते हैं शीत युद्ध काल। अब ये शीत युद्ध काल के बाद इस बीच में ये जो खत्म हुआ था, सोवियत संघ हार जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, और USA जीत जाता है। मतलब वो उसमें जीतना और हारने का मतलब ये कि उसका जो माइंडसेट था USA का, वो पूंजीवाद की तरफ था, और जो सोवियत संघ था उसका माइंडसेट था समाजवाद की तरफ। कहने का मतलब ये कि अब ऐसी स्थिति में एक आइडियोलॉजी जो बन रही थी वो USA की फिर बन गई। तो शीत युद्ध का जो काल था, उसके बाद भारत की जो विदेश नीति के कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे थे वो हम पढ़ेंगे। जैसे 1989 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव आया। अब देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि 1989 में 1991 में आपको बता रही हूँ सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि 89 के बाद जब सोवियत संघ जो था उसकी आइडियोलॉजी को, विचारधारा जिसे कहते हैं विचारधारा, उसको मानने से इनकार किया गया, वो दब गया। वो करते करते 1991 तक वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो 1989 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव आया। नई आर्थिक नीतियां, अब नई आर्थिक नीतियां और वैश्वीकरण के कारण दुनिया परस्पर निर्भर और बदलती हुई, अब काफी चेंजेस आए। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीतियों को उसमें चेंज लेकर आया गया कि दुनिया में किस तरीके से परिवर्तन लाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए ना। भारत के लिए क्या अवसर थे? सोवियत संघ के विघटन से नई परिस्थितियां बनी। जैसी सोवियत संघ से विघटित हुआ तो कितने देश सोवियत संघ से निकले थे? 15। याद रखिएगा, कितने थे? 15। तो सोवियत संघ के विघटन से नई परिस्थितियां बनी। भारत को वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिला, और भारत वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली बनने की स्थिति में आ गया। अब भारत में वो अपना रोल प्ले कर रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वैश्वीकरण से नई समस्या सामने आई। अब जब वैश्वीकरण हो रहा है भाई, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें अब सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं यानी कि अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, उनका हल निकाला जा रहा है। तो उनमें कुछ मेन प्रॉब्लम सामने आई, जैसे आतंकवाद, कट्टरता, जलवायु परिवर्तन, ये सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई थी। सीमा विवाद के लिए अब लड़ाई स्टार्ट हुई। पड़ोसी देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव हुआ। ऐसे मुद्दे पर भारत को संतुलित, व्यवहारिक और दूरदर्शी नीति की आवश्यकता महसूस हुई थी। और पाकिस्तान के साथ संबंध क्या थे? कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बना रहा है, हमें पता है ये बात। 1998 के परमाणु परीक्षण, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सबसे पहला जो हमने परमाणु परीक्षण कब किया था, और हमने सेकंड परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ किया था और किसके टाइम पे किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। फिर भारत ने संवाद और शांति की नीति को जारी रखा था, क्योंकि आपको पता है भारत जो है
वो कभी भी लड़ाई हमले से दूर रहना चाहता है। वो कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम हो तो उसको संवाद यानी कि बातचीत के द्वारा प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सके। समस्या यह है कि लेकिन बातचीत और शांति के प्रयास मतलब जारी रहे। भारत की नीति की दिशा, भारत ने स्वतंत्रता और संतुलित विदेश नीति जारी रखी थी। अमेरिका और रूस, यूरोप, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध उसने मजबूत किए। किसने? भारत ने। और आर्थिक विकास, सुरक्षा, सहयोग और वैश्विक शांति पर ध्यान दिया था। तो भारत प्रगति करने के उस मोड़ में था क्योंकि भारत आर्थिक विकास करना चाह रहा था। और इन सारी बातों का निष्कर्ष एक चीज निकलती है कि शीत युद्ध के बाद का दौर अवसरों, चुनौतियों से बहुत चैलेंजिंग सभी देशों के लिए था, सिर्फ भारत के लिए नहीं था, वो सभी देशों के लिए था। भारत ने व्यवहारिक, स्वतंत्रता और दूरदर्शी नीति अपनाकर वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत किया। भारत का लक्ष्य शांति, विकास, सुरक्षा और सहयोग पर आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण करना था। बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति संतुलन, सहयोग और विकास की दिशा में था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं एमसीक्यू के रूप में लाई हूँ। 1989 में शीत युद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आया? जब शीत युद्ध का अंत हो गया था तो किस तरीके का परिवर्तन आया? तनाव और संघर्ष बढ़ गए थे, महत्वपूर्ण बदलाव आए और समस्याएं समाप्त हो गई, एक सतत शांति स्थापित हो गई और भारत और पाकिस्तान का विलय हो गया। भाई हम सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण बदलाव और क्या कहते हैं समस्याएं जो थी, क्या वो समाप्त हो गई थी? नहीं। समस्याएं कैसे समाप्त हो गई थी? देखो इधर, समस्याएं तो आना स्टार्ट हो गई थी। कैसी कैसी चुनौतियां? आतंकवाद, कट्टरता, जलवायु परिवर्तन। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार का परिवर्तन आया? ऑब्वियसली तनाव बढ़ने लग गए थे, संघर्ष बढ़ने लग गए थे। और क्या भारत और पाकिस्तान का विलय हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शीत युद्ध के अंत के बाद भारत के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती थी? तो इसमें क्या है? आंतरिक संघर्ष, आर्थिक मंदी, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता का प्रश्न, बिल्कुल करेक्ट है। केवल बाहरी आक्रमण और सीमाएं विवाद, ये भी करेक्ट है। धार्मिक उग्रवाद और तकनीकी पिछड़ापन, बिल्कुल हाँ, ये भी सही था। तो यानी कि ये सारे ही इसका आंसर है। घ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1998 में भारत ने कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया था? तो 1998 में सबको पता है, परमाणु परीक्षण किए, स्वयं को परमाणु परीक्षण शक्ति घोषित किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के लिए शीत युद्ध के बाद किन सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना गया? तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आर्थिक विकास, सुरक्षा, सहयोग, वैश्विक शांति, बहुपक्षीय कार्यवाहों में सक्रिय भागीदारी, इन सब चीजों में भारत की विदेश नीति में इन शीत युद्ध के बाद इन चीजों को इम्पॉर्टेंट माना था, इन सिद्धांतों को। तो हमारे शीत युद्ध का जो छोटा सा पार्ट रह गया था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर को समझने में कहीं पर भी दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।